I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I'm great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor at LearnKaro. I'm taking your legal studies for class 11. Basic features of Constitution of India का part 4 है ये. I hope part 1, part 2, part 3 आप लोगों ने सबने चेक कर लिया होगा. It has already been uploaded. चलो स्टार्ट कर रहे हैं part 4 के साथ. न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना. क्लास 11 लीगल स्टडीज, क्लास 12 लीगल स्टडीज सब कवर हो रहा है इस चैनल पर. लर्न करो क्लास 11th एंड 12th. ऑलराइट, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, सारे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज एज वेल एज कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे. फिर भी कोई डाउट है आप जरूर हमें बता सकते हैं. इसमें हम बात करने वाले हैं, we're going to talk about fundamental rights, DPSP, which is Directive Principles of State Policy, and we're going to talk about fundamental duties. Fundamental rights से start करें. Fundamental rights क्या है? They are basic rights that are available to human beings. Alright? Fundamental rights देख लेते हैं. Constitution guarantee करता है to its people certain human rights and freedoms, जिन्हें क्या बोलते हैं? Fundamental rights बोला जाता है उन्हें. ठीक है? So which are listed in Part 3. Part 3 में listed है Part 3 of Indian Constitution, Articles 12 to 35. One mark question, very important. Articles 12 to 35 में all fundamental rights included हैं. These are broadly rights of equality. Right of equality article किसकी बात होता है? Article 14 से शुरू होता है. ठीक है? तो इसमें लिखा है broadly कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? Rights of equality मतलब equality before laws and prohibition of discrimination on grounds of religion. मतलब religion, race, caste, sex और place of birth पे कोई भी discrimination नहीं हो सकता है. सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है. एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सब लोग इक्वल है. अब आप कहोगे सब लोग इक्वल है तो रिजर्वेशन क्यों मिलती है? माना जाता है कि उनके पास एक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है. उनको पहले से ही ना थोड़ा बैकवर्ड कंसिडर किया जाता है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए उनको रिजर्वेशन एक्चुअली में दी जाती है. ठीक है? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी ओनली. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अबॉलिशन है अनटचेबिलिटी का. अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 होता है कि कोई भी इंसान किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कि ये अनटचेबल है. टाइटल्स की बात करी गई है. राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम में ये सब आता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यू कैन मूव एनीवेयर और कहीं भी आप जा सकते हैं. एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, कोई ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, बट सबके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली होते हैं कि आप इस लिमिट तक नहीं जा सकते. अगर गैदर कर रहे हो, एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हो, तो आर्म्स नहीं होने चाहिए आप, ये नहीं बंदूकें लेकर आ गए हो, तो ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं होता है. देन वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शन है. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस. हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं. क्लास 12 में हम एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं. 11th में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, बट इसमें आर्टिकल्स की बात नहीं हो रखी है स्पेसिफिकली. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 14 होता है. अंडर आर्टिकल 21 होता है, सॉरी, अंडर आर्टिकल 14 तो क्या होता है? 14 तो राइट टू इक्वालिटी होती है. देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. देन एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फ्रीडम मिले रिलीजन के लिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होने चाहिए. सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू एजुकेशन इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A में, विच इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में. अंडर आर्टिकल 21A विद कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट था, ये याद रखना. 86 अमेंडमेंट. ठीक है? 2002 very important year, very important year. Fundamental rights stated as article 14 and 21 are even conferred to non-citizens. वैसे citizens को ये available होते हैं fundamental rights, but right to equality and right to life and liberty 14 and 21 these are available to both citizens as well as non-citizens, जो भी हमारी कंट्री में आके reside कर रहा है, रह रहा है. 86 अमेंडमेंट 2002, ये याद रखना, एजुकेशन राइट्स के बारे में बात करता है. मतलब उसने एजुकेशन को ऐड किया था, which means education, right to education क्या है? एक फंडामेंटल राइट है. ऑलराइट, आगे देख लेते हैं. देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी करते हैं पीपल को सर्टेन बेसिक राइट्स गारंटी करते हैं. जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो इन्फ्रिंज मतलब ब्रेक कर रहे हैं अपॉन और वायलेट द फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड द पावर्स. ठीक है? बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स होते हैं, जो तुम्हारे फंक्शन है, तुम उसके बाहर काम कर रहे हो. सो कोई भी लेजिस्लेटिव, कोई लॉ लाया जा रहा है या कोई एग्जीक्यूटिव काम कर रही है और वो इन्फ्रिंज कर रहा है, लॉ को ब्रेक कर रहा है, वायलेट कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, देन जो क्या होता है, उसे खत्म कर दिया जाता है. वो लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता इस केस पे, कि जो आप फंडामेंटल राइट्स है आप उन्हें तो ब्रेक कर रहे हो, उन्हें इन्फ्रिंज कर रहे हो. सो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स. वो डायरेक्शंस या ऑर्डर्स, रिट्स इशू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ, रिट्स हमने पढ़ी थी ना, रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुलरी, प्रोहिबिशन, ये सब हमने पढ़ी थी, क्वो वारंटो. तो ये 5-6 होती हैं ये रिट्स.
विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो भी अप्रोप्रिएट लगती है वो रिट इशू की जाती है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में. Then speedy and effective remedy under Article 32 is itself guaranteed as a fundamental right. Article 32 की तुम्हें रिट इशू होगी, फंडामेंटल राइट को कोई इन्फ्रिंज करेगा तो तुम सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हो. तो ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है कि तुम्हें एक प्रोटेक्शन मिलती है. Thus these guaranteed rights are called justiciable rights. मतलब इनके लिए आपको जस्टिस मिलती है, आप कौन हो क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है प्रोटेक्शन मिली जाएगी और आपके पास ये राइट भी आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हो. टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कंटेन कौन करता है? पार्ट 4. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. So, इसमें क्या बोला? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 37 क्या कहते हैं? दैट दीज प्रोविजंस शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल नहीं होते हैं ये. सो आर्टिकल 37 यही कहता है कि ये प्रोविजन एनफोर्सेबल नहीं है, बट प्रिंसिपल लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. मतलब कोई भी लॉ बन रहा है तो इनको दिमाग में रखते हुए ही लॉ बना रहे हैं, वैसे लॉ नहीं बनता है. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट. स्टेट की ड्यूटी है इन्हें अप्लाई करे प्रिंसिपल्स को लॉ बनाने में. These directives put an obligation, मतलब moral duty, that something one must do to take positive action in order to promote the welfare of the people. Welfare of the people के directive principles होते हैं कि कोई भी काम हो रहा हो तो लोगों के अच्छे के लिए हो रहा हो, उनके भले के लिए हो रहा हो. आर्टिकल 38(1) क्या कहता है? That state shall strive to promote the welfare. ये आर्टिकल्स याद करने हैं आप सबको. To promote the welfare by securing and protecting as effectively as it may a social order. मतलब justice, social, economic, ये सब justice आपको provide करनी है. Shall inform the institutions of national life. जो भी citizens की national life है उनको ये सब justice मिलनी चाहिए. Article 38(2) कहता है state shall in particular to strive to minimize the inequalities. कोई inequality नहीं होनी चाहिए इनकम में, सबसे कम minimize करना मतलब कम कर दे उन चीजों को. And endeavor to eliminate inequalities. हटाने की बात करें उससे फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल्स बट आल्सो ग्रुप ऑफ पीपल जो है रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट वर्क्स एंड इन डिफरेंट वोकेशंस. अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग हैं, इनइक्वालिटीज वहां पे हटा देनी चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है ये आप याद कर लेना. एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ सिटीजंस, इक्वल पे, आपको 2-3 याद होने चाहिए एग्जांपल्स, कभी लिखने पड़ जाए. फिर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, equal justice, free legal aid, organization of village panchayats, फिर provision of just and humane conditions of work, maternity leave. ये सब चीजें क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करी गई हैं. you need not learn all, you can learn 3-4 याद कर लेना. लार्ज नंबर ऑफ लॉज जो हैं वो इनैक्ट करे गए हैं, अडॉप्ट करे गए हैं, क्या चीज करने के लिए? इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एग्जांपल क्या है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, 1987 का एक्ट है. राइट टू फ्रीडम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 का एक्ट है. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, ये सब किस बेसिस पे बन रखे हैं? ये सब बन रखे हैं डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. देन दे टॉक अबाउट 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट की बात करिए जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आया था. ईयर है 1992. अगर मैंने पिछले वीडियो में 1993 बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना, 1992 का है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. ठीक है. Establishment of panchayat and urban local bodies based on democratic principles. Urban local bodies क्या है? Municipalities. Importantly जो कॉन्स्टिट्यूशन का 82nd अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट क्या है? राइट टू एजुकेशन जो 21A में इंक्लूड कर दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है. राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है, कौन सा ईयर है, एज ग्रुप क्या है, ये सब आपको याद करना है. Then Supreme Court of India, while interpreting the Constitution and provisional, elevated some to the status of. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे एनफोर्स नहीं करा सकते थे बट उनको एलिवेट कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया और उनको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दे दिया गया. फॉर इंस्टेंस राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये 77 कुछ नहीं है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर बात करें हम, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है, उसमें राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन केस ऑफ MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस है, हेल्दी एनवायरनमेंट. तो ये सब पहले डीपीएसपी थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट इनको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया. क्यों? इन केस लॉज के तहत. ठीक है, इनको याद करना है, दिस इज एल, लर्न करना है आपको. फिर राइट टू फ्री लीगल एड, हुसैन आरा खातून, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये. इनके ईयर्स भी याद करने हैं, ईयर्स सारे याद करने हैं, एज वेल एज इनके नाम भी आपको याद करने हैं. देन ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था केशव नंदा भारती केस में कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी
Constitution conscience means conscience of the constitution मतलब means क्या क्या whatever you're feeling, whatever you know, अंदर की भावना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की. कोई एंटीथीसिस नहीं है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. मतलब कोई राइवलरी नहीं है, एंटीथीसिस मतलब अलग अलग नहीं है. फंडामेंटल राइट्स कुछ और कह रहे हैं, डीपीएसपी कुछ और कह रहे हैं, बट दे आर इन लाइन विद ईच अदर. दोनों से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं. एंड वन सप्लीमेंट्स द अदर, मतलब वन एड्स द अदर, वन हेल्प्स द अदर, वन इज इन लाइन विद ईच अदर. पैरेलल नहीं है, अलग अलग नहीं है. इन अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इट हेल्ड दैट नो डिस्टिंक्शन, मतलब कोई भी अलग डिफरेंस नहीं बना सकते हैं, कैन बी मेड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ राइट. इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. द फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट, बस थोड़ा फर्क ये है कि इसमें पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की बात हो रही है. डीपीएसपी में क्या हो रही है? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात हो रही है. मेनली मतलब सिर्फ इतना कि डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल बाय द जुडिशियल प्रोसेस, इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट ऑफ सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस. इसकी इंपॉर्टेंस कम है, ये नहीं है कि अगर उनको एनफोर्स नहीं करा सकते डीपीएसपी को तो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई. ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है. बस ये फर्क है कि पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स फंडामेंटल राइट्स में कवर होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो कि डीपीएसपी में कवर होते हैं. फिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं. यू कैन लर्न एनी 3-4 याद कर लेना कि अगर एग्जाम में लिखनी पड़ जाए. अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट, एक एक वर्ड सही होना चाहिए, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज. कोई एनी 3 4 याद कर लेना. यू कैन गो थ्रू देम, आई नीड नॉट रीड देम, इनको क्या ही रीड करें आपके सामने. फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 ने पार्ट 4 ऐड किया था. कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 एडेड पार्ट 4A. आर्टिकल 51A आया था. पहले क्या था? There were only these are 11 in number. ठीक है, अब ये 11 है नंबर में. पहले अभी एक ऐड हुई थी, ठीक है, 51A ऐड हुआ था ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर पार्ट 4A बोला गया था उसको. Then it was said that there is no provision. तो now we know अब 11 in number है ये फंडामेंटल ड्यूटीज. कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स किया जा सकता है. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? देखो ये केस बताया हुआ है, बैजू इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या हुआ 1987 का केस है. इट हेल्ड दैट ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन द सिटीजंस मे बी एनफोर्स्ड थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशंस. एक्ट बनाकर, सिविल सेम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी एक्ट बनाकर, लेजिस्लेशंस बनाकर इंप्लीमेंट किया जा सकता है. सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज को लेजिस्लेशंस में इंक्लूड कराकर थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशंस दे कैन बी इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971, वो पनिश करता है कोई भी अगर नेशनल ऑनर्स को डिसरिगार्ड कर रहा है, तो वो एक्ट कहता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी. दीज ड्यूटीज आर रेड अलोंग विद फंडामेंटल राइट्स. इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ा जाता है, ऑपोजिशन में नहीं है. एज स्टेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट मोहन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यही बोला था. जो मैं केस लॉज बता रही हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं. कोर्ट्स में आल्सो एनफोर्स द ड्यूटीज व्हाइल बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. तो इनको एनफोर्स किया जा सकता है, बट इन लाइन विद फंडामेंटल राइट्स अलग से इनको एनफोर्स नहीं किया जाता. बट यही बात इसमें बोलिए कि आप इनैक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेशन या ड्यूटीज को एनफोर्स कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए. समझ आई ये बात? फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े फॉर अमेंडमेंट की बात करते हैं, पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स इन डिटेल द प्रोसीजर अमेंडमेंट कैसा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 368 वेरी इंपॉर्टेंट, इट स्पेसिफाइज द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है. आर्टिकल 368 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट लेज डाउन द प्रोसीजर. कोई लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट में अमेंड करने की बाय एडिंग, रिमूविंग और इंप्रूविंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से अमेंड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं अंडर आर्टिकल 368. पार्लियामेंट के पास ये पावर है. इनिशियल स्टेप क्या है? अमेंडमेंट करना हो तो क्या है? द इनिशियल स्टेप इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल. पहले बिल ले आया जाएगा ईदर हाउस में, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा. मनी बिल है तो वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है. बिल हैज टू बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. इसका मतलब क्या है? जितने लोग प्रेजेंट हैं वहां, ठीक है, मेजॉरिटी से तो बिल पास होना चाहिए. मतलब 50 इन द सेंस कि 50% अबव होना चाहिए, ठीक है. वन कंडीशन इज दैट. एंड मेजॉरिटी जो ये लोग प्रेजेंट है ना, जितने टोटल स्ट्रेंथ है उसके 2/3 लोग प्रेजेंट भी होने चाहिए वहां पे, ये भी है, और वोट करने होने चाहिए. एंड दिस बिल इज देन सेंट फॉर प्रेसिडेंट असेंट. प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है अगर बिल दोनों हाथ से पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है. इसको असेंट जब देता है प्रेसिडेंट, जब ही जाके वो एक्चुअली में बिल बनता है. प्रेसिडेंट अगर रिफ्यूज कर दे तो वो बिल एक्चुअली में नहीं बन पाता है. तो ये बात समझ आई.
मेच्योरिटी के लिए तो हाफ चाहिए, बट 2/3 लोग प्रेजेंट भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आज 2 ही ऑफिसर्स आए हुए, 3-4 ऑफिसर्स आए हुए और टोटल स्ट्रेंथ तो 50 की है, तो 2/3 ऑफ 50 हैव टू बी प्रेजेंट। ठीक है, ये बात समझ आई। देन और प्रेजेंट भी होने चाहिए, वोट भी करे होने चाहिए, उनकी मेजोरिटी चाहिए होती है। सम अमेंडमेंट्स आल्सो नीड टू रिक्वायर टू बी रैटिफाइड, रैटिफाई मतलब साइन एंड गिव फॉर्मल असेंट टू। ठीक है, सो कुछ अमेंडमेंट होते हैं रैटिफाइड होने चाहिए लेजिस्लेचर्स से, legislatures of not less than 1/2 of the states by resolutions to that effect passed by those legislatures before the bill making provision for such amendment is presented to the bill present for action। इसका मतलब क्या हुआ है, जो अमेंडमेंट्स है वो रिक्वायर होता है टू बी रैटिफाइड बाय legislatures of not less than half of the states। फॉर इंस्टेंस कितनी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, तो 14 स्टेट्स जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स ऑफ द रेजोल्यूशंस टू दैट इफेक्ट, मतलब 14 स्टेट्स के लोग प्रेजेंट होने चाहिए एटलीस्ट टू दैट इफेक्ट पास बाय लेजिस्लेचर्स। ठीक है, अगर कुछ स्टेट्स के लोग प्रेजेंट नहीं है वहां पे पार्लियामेंट में, देन वो बिल पास नहीं हो सकता है। मेकिंग प्रोविजन फॉर सच अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड, फिर प्रेसिडेंट को दिया जाता है असेंट के साथ। 97th अमेंडमेंट क्या कहता है, 97 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया सो फार। 97 ये पुराना नंबर है, अब 104 अमेंडमेंट्स बन चुके हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, केशव नंदा भारती केस 1973 का केस है, देखो 100 बार आ चुका है मेरे सामने ये। इट हैज रेस्ट्रेन्ड द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, की वो अमेंड तो कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम सबको पता है, मतलब सोवरेनिटी, सुप्रीम कोर्ट, फिर डेमोक्रेसी, इन सबको अबॉलिश नहीं किया जा सकता है, सेक्युलरिज्म को, बट एक्चुअली में और सब चीजें जो है अमेंड की जा सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते हैं। पार्ट 4 यही खत्म हो गया है, बहुत छोटा था, थोड़ा लर्निंग है, लर्निंग आपको करनी है, अच्छे से केस लॉज याद कर लेना, उनके ईयर्स याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप दिस वाज यूजफुल। ऑल द नोट्स, ऑल वीडियोस एट वन प्लेस आपको अवेलेबल कर रहे हैं, क्लास 11th नोट्स, क्लास 12th लीगल स्टडीज नोट्स सब अवेलेबल है हमारी ऐप पर, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स यू गाइस हैव, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं ऐप पर, यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स यहाँ पर कोई भी डाउट है तो। एंड आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। I will see you guys super soon. There are 5 parts, 5th part रह गया है basic features of Indian Constitution का, then we'll call an end to this. Unit 1 यही खत्म हो जाएगा। Alright, चलो मिलते हैं जल्दी से। I will see you guys super soon. Till then, take care and keep watching. Bye bye.